साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और छठे चरण का मतदान कल 3 मार्च को होने जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में तमाम जो स्थापित दल हैं वो लोग भी चुनाव मैदान में हैं और एक दूसरे का डर दिखा करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त कर रही है। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर महिला उत्पीड़न का मामला हो, या किसानों को छुट्टा जानवरों से, सांडों से उनकी फसल को बर्बाद करवाने का मामला हो, या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ की गई धोखेबाजी का मामला हो, या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बादा यूनिवर्सिटी जैसी तमाम नियुक्तियों का मामला हो जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हकों की अनदेखी की गई और उनके हकों पर डाका डालने का काम किया गया। बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई, फर्जी एनकाउंटर का शिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया गया, पिछड़े वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया। तो पिछला जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा, जो इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया था कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया और जो तमाम वादे पिछड़े वर्ग के लिए किए थे कि पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का फायदा होगा, उनको उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, हक, अधिकार मिलेगा, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है और बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न पिछले 5 साल में हुआ है। अगर हम 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो उसके पहले 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार भी हम लोगों ने देखा है और जो 5 साल की समाजवादी सरकार थी उसमें भी कानून व्यवस्था का बड़ा मसला था। पिछड़े वर्ग के हक अधिकार नहीं मिल रहे थे, चाहे वो त्रिस्तरीय आरक्षण का मामला हो। जब अनिल यादव जी ने पहली बार सही प्रकार से आरक्षण व्यवस्था लागू किया था तो त्रिस्तरीय आरक्षण को अखिलेश जी ने रंजना वाजपेयी के कहने पर खत्म करवाने का काम किया था। प्रमोशन में आरक्षण का बिल भी समाजवादी पार्टी के सांसद ने ही पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था और शेड्यूल कास्ट के लोगों का डिमोशन भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चाहती तो शेड्यूल कास्ट का भी रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल हो जाता और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिल जाता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी लेकिन पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती का जो मामला है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में कर सकते थे लेकिन उन्होंने करने का काम नहीं किया। BSP के गवर्नमेंट ने भी ये काम करने का काम नहीं किया। तो ये जो तमाम सरकारों को हम लोगों ने देखा है, चाहे एजुकेशन का मामला हो या सामाजिक न्याय का मामला हो, प्राइमरी एजुकेशन बुरी तरीके से चौपट कर दी गई है। वहाँ बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए ही जाते हैं और हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को
बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है, इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। ये सारी बातें जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, या वर्तमान में पिछले 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वो हो, ये सभी पार्टियों की सरकारें पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं कर रही हैं, और इन सभी सरकारों में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और सोच समझ करके अपना वोट डालने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में पिछड़े वर्ग की आबादी अगर आज की तारीख में गिनती हो तो 52 से 60% है, लेकिन 52 से 60% जो पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार आज तक नहीं मिला। इसलिए हमारी लड़ाई है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अखिलेश जी बीजेपी का डर दिखा करके हमारा वोट लेना चाहते हैं, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इसलिए हमको वोट करो। लेकिन पिछड़े वर्ग का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जाति आधारित गिनती का मुद्दा, जब उन्होंने 2022 के लिए अपना 22 वचन पत्र घोषित किया तो उस 22 वचन पत्र में उन्होंने जाति आधारित गिनती का मुद्दा शामिल नहीं किया। संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी मिले, इस मुद्दे को भी शामिल नहीं किया। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल करेंगे और ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन देंगे, इस मुद्दे को भी शामिल नहीं किया। इसके अलावा जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटी अगर होती है तो उनके लिए कानून है, उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए भी एट्रोसिटी अगर होती है तो उसके लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी बनना चाहिए। ये भी पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग है। लेकिन इस मुद्दे को भी ना तो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का काम किया है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को यह तय करना है कि हमको वोट कहां देना है। अभी नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला चल रहा है। ये तमाम जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, जो तमाम हम लोगों की भागीदारी हिस्सेदारी की मुद्दे हैं, हम लोगों के हक अधिकार के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक दूसरे का डर दिखा करके हमारा वोट लेना चाहते हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में तमाम दलों को मिलाकर के राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का भी गठन किया गया है। पिछड़े वर्ग के सभी मुद्दों को शामिल किया हुआ है, जाति का मुद्दा हो, चाहे वो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, या फिर ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो, ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, ओबीसी को एट्रोसिटी अगर होती है एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाने का मुद्दा हो, या फिर छुट्टा जानवरों को पकड़ करके मध्य प्रदेश के जंगल में छोड़ने का मुद्दा हो, या फिर तमाम प्रकार के जो किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का मुद्दा है। इसके अलावा हर व्यक्ति को रोजगार देने, हर नौजवान को रोजगार देने का, और जब तक रोजगार नहीं दे सकते तब तक सम्मानजनक जीवन निर्वाह करने लायक बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा है। समान शिक्षा नीति लागू करने का मुद्दा है, क्योंकि आजकल शिक्षा का एक बहुत बड़ा इशू है। तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे आजकल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूलों में केवल खिचड़ी खा करके वापस आ जाते हैं। कक्षा 1 पास करते हैं, 2 पास करते हैं, 3 पास करते हैं, 4 पास करते हैं, 5 भी पास करते हैं, 6, 7, 8 भी पास करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का नाम नहीं लिख पाते। दूसरी तरफ कॉन्वेंट और नर्सरी में जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए।
एक समान चिकित्सा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और केवल चुनाव के समय ही हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ये मुद्दे उठा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो संयोजक हैं माननीय वामन मेश्राम जी, वो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से सबसे पहले 2011 में जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया गया और तब से लेकर लगातार जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर लगातार आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जारी किया गया है। नीट में जब ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आंदोलन घोषित किया। उस आंदोलन को भी बहुजन क्रांति मोर्चा भारत मुक्ति मोर्चा ने समर्थन देने का काम किया है। इसके अलावा अभी ओबीसी के तमाम मुद्दों को लेकर के, किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो 5 चरणों में आंदोलन घोषित किया और फिर भारत बंद घोषित किया, जो चुनाव की वजह से अभी स्थगित कर दिया गया है, और चुनाव बाद दोबारा से फिर जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर किसानों के लिए एमएसपी का कानून बने, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भारत बंद किया जाएगा, उसको भी बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने जाहिर समर्थन किया है। और नीट में ओबीसी के आरक्षण को दिलवाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की लड़ाई को भी भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने समर्थन किया, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इसके अलावा 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर भी बहुजन क्रांति मोर्चा ने जब भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर वापस लेकर के 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम हमारे हक अधिकार के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो आज की तारीख में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो शामिल लोग हैं वही लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ये तमाम संगठन जो हैं ये मिल करके इस तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जब पूरे देश भर में एनआरसी सीए का मामला चल रहा था और ये बात आरएसएस बीजेपी के द्वारा साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि एनआरसी सीए केवल मुसलमानों के विरोध में है, उस दौर में भी असम से डाटा निकाल करके बहुजन क्रांति मोर्चा ने ये साबित किया कि असम में जो एनआरसी की लिस्ट से जिन लोगों को बाहर किया गया उसमें से केवल 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। और पूरे देश भर में जब इस बात को ओबीसी एससी एसटी के लोगों को बताई गई तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर के एनआरसी सीए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ भारत बंद किया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुप कराने का काम इस मुद्दे पर किया। तो लगातार तमाम संवैधानिक मुद्दे की लड़ाई की अगर बात है तो लड़ाई की बात बहुजन क्रांति मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम साहब और तमाम जो लोग हैं वो लोग लड़ रहे हैं। तो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों का चुनाव में भी साथ, सहयोग और समर्थन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा लगातार सिंघू बॉर्डर पे टेंट तंबू लगाकर, जो उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय राम सुरेश वर्मा जी, वो लगातार वहां पर डटे रहे और कृषि कानून को वापस करवाने में उनके आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने उन्हें भी 2.5 साल के लिए सीएम का कैंडिडेट घोषित किया है। तो ये जो तमाम प्रकार के लोग हैं, ये जो तमाम प्रकार के संगठन हैं और ये संगठन मिल करके जो इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब बीजेपी के खिलाफ वोट लेना होता है तो लोग लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं, संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन जब मैदान में लड़ना होता है तो ना समाजवादी पार्टी मैदान में दिखाई देती है, ना बीएसपी मैदान में दिखाई देती है, ना कोई और दल मैदान में दिखाई देता है। तब बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जैसे तमाम संगठन संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़ने का काम करते हैं। माननीय वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर ईवीएम घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगवाने का काम भी किया है। तो इसलिए इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो लोग लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ाई संसद पर लड़ रहे हैं,
जो लोग लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं और जो लोग लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, अगर उनको जनता मौका दे तो ये लड़ाई विधानसभा में भी 2022 में हो सकती है। तो इसलिए आप सभी पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील है कि अभी जिताने हराने के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हमें वोट करना है तो हमारे मुद्दे की लड़ाई जो लड़ रहा है, हमारे मुद्दे की बात जो कर रहा है, उसको हमको वोट देना है। और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन लगातार किए गए, उन आंदोलनों का परिणाम है कि आज बहुत बड़े पैमाने पर समाज में जागृति आ गई। और जैसा कि दूसरे दल कहने के बाद धोखा देते हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ने यह तय किया है कि वो जो भी घोषणा करेगी वो स्टैम्प पेपर पर लिख करके घोषित करेंगे, ताकि पक्की गारंटी वोटर्स को दी जा सके कि हम जो वादे कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, उसको 100% लागू करने का काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए इस बार जो हम लोगों को, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, जैसे 5 चरणों में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का समर्थन किया है, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम घटक दलों के प्रत्याशियों का समर्थन किया है, उसी प्रकार से जो छठा चरण का चुनाव होने जा रहा है, छठे चरण के चुनाव में भी आप सभी लोगों से अपील है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को और उनके घटक दलों के प्रत्याशियों को, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के विजयी बनाने का काम करें। अभी हम इस वक्त अंबेडकर नगर जिले में हैं और अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के घटक दल बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अकबरपुर से माननीय जितेंद्र राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। कटेहरी विधानसभा से माननीय ओमवीर वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। जलालपुर विधानसभा से माननीय जयसिंह राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। टांडा विधानसभा से माननीय जावेद अहमद जी चुनाव लड़ रहे हैं और आलापुर विधानसभा से माननीय रामचेत गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी स्टैम्प पेपर पर लिख करके हमारे सारे मुद्दे देने का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनको जनसमर्थन भी हासिल है। तो इसलिए अंबेडकर नगर की भी तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोगों से भी अपील है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उन प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजयी बनाने का काम करें, ताकि जो लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम विधानसभा में लड़। पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से तमाम जो अपने को बड़ा नेता समझते हैं, जो तमाम स्थापित दल के प्रत्याशी, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको हार अपनी आंख के सामने दिख रही है और उनको ये दिख रहा है कि अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इसलिए वो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अंबेडकर नगर के तमाम सम्मानित नागरिकों से, तमाम सम्मानित मतदाताओं से ये भी अपील करना चाहते हैं कि वो जाति का कार्ड खेलेंगे, वो धर्म का वास्ता देंगे, वो क्षेत्र का वास्ता देंगे या वो लालच भी देने का काम कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारियां आई है कि वो लोग पैसे बांटने और दारू पिलाने का भी काम कर रहे हैं। तो इन तमाम प्रलोभनों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल जाति धर्म क्षेत्र का नहीं है, सवाल है आपके बच्चों के भविष्य का। क्या आपका बच्चा डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, प्रोफेसर बने, वैज्ञानिक बने, नेता अभिनेता बने? अगर आप ये चाहते हो तो इस सड़ी गली व्यवस्था को आपको हटाना पड़ेगा, एक समान शिक्षा नीति लागू करना पड़ेगा और चाहे अधिकारी की संतान हो, चाहे नेता की संतान हो या फिर किसान और मजदूर की संतान हो, सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए एक समान चिकित्सा होनी चाहिए। हर क्षेत्र में
फैक्ट्रियां लगनी चाहिए जहां जो पैदा होता है। आज अभी किसानों ने आलू पैदा किया है। हमने अंबेडकर नगर के किसानों को पूछा कि आलू कैसे हुआ, बोले आलू तो बहुत अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। अगर हर 10 गांव को एक सेंटर बना करके, 20 गांव को एक सेंटर बना करके चिप्स की फैक्ट्री लगाया जाए तो सारी आलू की खपत हो जाएगी और किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को उसमें रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्था अगर आप चाहते हैं और अपने बच्चों का भविष्य अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको तमाम प्रकार के प्रलोभनों में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके अपना घोषणा पत्र देने का काम कर रहे हैं, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने की जरूरत है, ताकि वहां से आपके बच्चों के भविष्य के लिए कानून बनाया जा सके और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, देश फिर से विश्व गुरु और सोने का चिड़िया बन सके। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का लक्ष्य है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का लक्ष्य है। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है और केवल उठा नहीं रही है बल्कि स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रही है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन किया हुआ है। इसलिए अपने तमाम शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी हम ये कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ कल बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में छठे चरण में जो मतदान हो रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ में मतदान करने का काम करें, मतदान करवाने का काम करें। इतना ही इस मौके पर मुझे कहना है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।